अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग जो है हीमोग्लोबिन एंड परफायरिन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और टॉपिक हमारा जो है वो है परफायरिया। सबसे पहले समझते हैं परफायरिया होते क्या हैं। हमने परफायरिन पढ़े थे कि परफायरिन जो होते हैं वो 4 पायरोल रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और हीम बायोसिंथेसिस के ना हमें बहुत सारे परफायरिन दिखने को मिलते हैं। हीम खुद भी एक परफायरिन है, तो कोप्रोपरफायरिनोजन होता है, यूरोपरफायरिनोजन होते हैं, ये परफायरिन्स बनते हैं। तो क्या होता है कि हर परफायरिन जो है ना वो किसी ना किसी एंजाइम के थ्रू बनता है, कोई ना कोई एंजाइम बनवाता है हर परफायरिन को, जो हमने पूरे पाथवे में पढ़े थे। तो ये होता है कि अगर बीच में कहीं पे एंजाइम डिफेक्ट हो गया तो अब जो आने वाला परफायरिन है वो बनेगा नहीं और पहले वाला परफायरिन है वो जमा होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ना ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं हीम सिंथेसिस के, यानी हीम बन रहा था तो उसके लिए पूरा पाथवे चल रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई एंजाइम डिफेक्ट हो गया है, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है हीम बायोसिंथेसिस के अंदर। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना परफायरिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हीम तो बन नहीं रहा। ठीक है, परफायरिन एक्यूमुलेट होंगे और फिर उनकी एक्सक्रिएशन स्टार्ट हो जाएगी बॉडी से, तो परफायरिन की एक्सक्रिएशन भी हो जाती है। इन कंडीशन को हम लोग कहते हैं परफायरियाज। और परफायरियाज बहुत किस्म के होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ना बहुत टाइप के परफायरिन्स जो है ना हीम पाथवे के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत टाइप के परफायरिन्स होते हैं और बहुत टाइप के एंजाइम्स वो परफायरिन बनवाते हैं। तो परफायरिया जो होंगे ना वो भी बहुत सारे टाइप्स के होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम दैट इज लेकिंग इनटू द हीम बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब जो है ना पहले ये मैं आपको बताती हूँ कि देखें हीम बायोसिंथेसिस जो होती है ना, वो हमें पता है कि हीम एक तो जो है ना इराइथ्रोपोइटिक सेल्स के अंदर बनता है। ठीक है, इराइथ्रोइड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो कि आरबीसीज बनाते हैं, और उसके अलावा हेपेटिक सेल्स के अंदर बनता है, लिवर में भी। तो हमने ना थोड़ा थोड़ा सा एंजाइम की डिफ्रेंशिएट किया था कि कुछ एंजाइम जो है वो इराइथ्रोपोइटिक सेल्स के अंदर होते हैं, कुछ जो है हेपेटिक सेल्स के अंदर होते हैं। तो हमने नहीं पढ़ा था। अब अगर जो एंजाइम डिफेक्ट है जो कि इराइथ्रोइड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर हो रहा है और उसकी वजह से कोई परफायरिया हो रहा है, तो हम उसको इराइथ्रोपोइटिक परफायरिया कहेंगे। वो मतलब वो परफायरिया इराइथ्रोपोइटिक सेल्स से कंसर्न है। और अगर लिवर के अंदर कोई एंजाइम डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो परफायरिया होंगे दैट आर रिलेटेड टू लिवर। अब ये जो परफायरिया होते हैं ना, हम लोग समझ चुके हैं ये डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स, ठीक है, बीमारियां हैं ये। अब क्या होता है कि ये जो परफायरिया हैं ये होते जो है ना अक्वायर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना विद टाइम ड्यूरेशन ये हमें इन्वायरमेंट से अक्वायर कर रहा है कोई। और उसके अलावा ना ये हेरिडिटरी भी होते हैं, तो जेनेटिकली भी अफेक्ट करता है ये। तो ये है कि जो है ना इनहेरिटेड भी होते हैं और उसके अलावा अक्वायर्ड भी होते हैं। और अच्छा, इनहेरिटेड अगर होंगे ना तो जेनेटिक रीजंस के अंदर ना ये हमेशा ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ये ऑटोसोम्स के अंदर ट्रैवल करते हैं और उसके अलावा डोमिनेंट हैं, यानी अगर फादर और मदर में से किसी एक से भी अगर जीन के थ्रू ये आ गया जो है परफायरिया वाला जो है क्रोमोसोम अगर आ गया, तो एक ही काफ़ी होगा परफायरिया करवाने के लिए, यानी उस बंदे के अंदर जब वो पैदा होगा तो उसमें जो भी रिस्पेक्टिव परफायरिया है वो हो जाएगा। तो हम लोग कंडीशंस पढ़ते हैं जेनेटिक मोस्टली रेसेसिव, लेकिन ये डोमिनेंट है। ठीक है, ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है सिवाय कंजेनाइटल इराइथ्रोपोइटिक परफायरिया के। अब ये कंजेनाइटल इराइथ्रोपोइटिक परफायरिया ये क्यों होता है, कौन से एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से होता है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये वाला जो परफायरिया होता है ना, ये परफायरिया कंजेनाइटल इराइथ्रोपोइटिक परफायरिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका मतलब कि इसके लिए हमें 2 जीन्स चाहिए होंगे या 2 क्रोमोसोम के थ्रू मदर फादर दोनों से ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ साइकिल। ठीक है, हीम बायोसिंथेसिस वाली। अब इसमें ना देखें, हमने ना इसके अंदर ये पढ़े थे ए लेडी हाइड्रोटेस था, उसके अलावा यूरोपरफायरिनोजन सिंथेस, को सिंथेस। ठीक है, ये हमने ना और भी बहुत सारे। अब जो परफायरिन जो होता है ना, देखें जो परफोबिलिनोजन है दैट इज नॉट अ परफायरिन, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पायरोल रिंग है। तो परफायरिन जो होता है ना वो बनता है यूरोपरफायरिन 3 से। ठीक है, यूरोपरफायरिन 3 से। तो ये परफायरिन की फॉर्मेशन यहाँ से होती है, यानी कि परफायरिन कब बनेगा, और परफायरिन ये वाले एंजाइम है ना, ये वाले एंजाइम बनवाएंगे परफायरिन, और परफायरिन की एक्यूमुलेशन कब स्टार्ट होगी, जब इन एंजाइम्स की डिफेक्ट शुरू होगा। ठीक है, अब परफायरिया ना बहुत टाइप के होते हैं। अब ना हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ना देखते जाएंगे जो जो हमारी बुक में मेंशन किए हुए हैं परफायरिया, वो हम लोग है ना यहाँ पे एंजाइम के अकॉर्डिंगली देखते जाएंगे कि कौन सा एंजाइम क्या करवा रहा है। और उसके अलावा ना 2-3 बातें मैं आपको और बताती हूँ। वो बातें ये है कि देखें, अगर समझें यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड बनाते हैं अपना। अगर समझें कि यूरोपरफायरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज जो है वो जो है एब्सेंट है। ठीक है, इसके अंदर है डिफेक्ट ये एंजाइम। तो ये वाला एंजाइम जो है ये कौन सा रिएक्शन कैटालाइज करवाएगा, ये करवाएगा कोप्रोपरफायरिनोजन 3 वाला रिएक्शन। ठीक है, ये वाला स्टेप करवाएगा। तो अगर ये डेफिशिएंट होगा तो कोप्रोपरफायरिनोजन 3 नहीं बन पाएगा। तो
एब्सेंट बन ये नहीं पाएंगे, लेकिन इसके एब्सेंट होने की वजह से इसके ऊपर वाले प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो सारे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होंगे बॉडी में। तो परफायरेंस जो है ना, उनके मेन क्वेश्चन ये होते हैं कि कौन सा परफायरेंस किस एंजाइम डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, तो हमें वो याद रखना होता है। और उसके अलावा कौन सी एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि रिस्पेक्टिव परफायरिया के साथ जो है ना रिलेट करती हैं। और उसके अलावा फिर जो अगर डिसऑर्डर्स हैं तो इनके अंदर ना इनकी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी होंगी, वो तो सबकी सेम होती हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो ये है कि हर एंजाइम, जो भी एंजाइम डिफेक्टिव होगा उसके ऊपर वाले प्रोडक्ट्स जमा होंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए। फिर बस आपको याद रखना होगा कि कौन से परफायरिन में कौन सा एंजाइम डिफेक्टिव है, और बाकी उसके ऊपर वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप जो है, क्योंकि हमें ये साइकिल याद करनी होती है पूरी, तो हम फिर इसके ऊपर वाले जो है ना प्रोडक्ट्स उनको बता देते हैं कि ये इसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे बॉडी के अंदर। और उसके अलावा ये बात याद रखिए कि ना जो परफायरियाज होते हैं ना, उनमें हीम की सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है हीम पाथवे में डिफेक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं, तो हीम की जो है ना सिंथेसिस नहीं होगी। अब हीम नहीं बनेगा तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि बॉडी के अंदर हीम की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाती हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि जो है साइटोक्रोम P450 होता है, उसकी उसको उसको मेटाबोलाइज करवाते हैं, तो उसमें हीम यूज़ होता है, जिसकी वजह से ALA सिंथेस की एक्टिविटी बढ़ जाती है। P450 जो है वो हीम जितना बना होता है उसको ले लेता है, बॉडी में हीम की कमी हो जाती है, तो ALA जो है फिर वो हीम बनाना स्टार्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन जिनके अंदर हीम जो है वो बॉडी में यूज़ होगा ना, उन कंडीशंस के अंदर परफायरिया बहुत वर्स हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखें, परफायरिया के अंदर हीम कभी भी नहीं बनेगा। अब जो बना हुआ हीम है हमारी बॉडी में, अगर वो भी इस्तेमाल हो रहा है तो बॉडी को तो सिग्नल मिलेगा ना कि आपने हीम बनाना स्टार्ट करना है, तो बॉडी हीम के सिग्नल मिलते साथ हीम बनाना स्टार्ट करेगी। पर हमें पता है कि इस बंदे को परफायरिया है, तो ये कभी भी हीम मुकम्मल कर ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये होगा कि उस बंदे के अंदर हीम बनने के लिए ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट होगी, हीम बनेगा नहीं, और जितने परफायरेंस हैं वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे उस परफायरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको परफायरिया के बारे में बताती जाती हूँ। देखें, पहले इस टेबल को देखें, यहाँ पर हमारी बुक के अंदर जो दिए हुए हैं वो है एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया, ठीक है। ये जो है ये यूरोपरफाइरिनोजन 1 सिंथेज जो है ना एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो यूरोपरफाइरिनोजन 1 सिंथेज है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होगा। तो इस एंजाइम से ऊपर वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, जैसे परफोबिलिनोजन, ALA, ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा फिर परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, तो ये यूरोपरफाइरिनोजन D कार्बोक्सिलेज की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स होंगे वो एक्यूमुलेट होंगे, इसके अंदर यूरोपरफाइरिनोजन 3 1 ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस एंजाइम से पहले जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो यही होते हैं, परफायरिन। फिर हेरिडिटरी कोप्रोपरफायरिया, तो कोप्रोपरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की वजह से होता है हेरिडिटरी कोप्रोपरफायरिया। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्यूमुलेट होंगे, इसमें कोप्रोपरफायरिनोजन हो जाएगा, और उसके अलावा जो है यूरोपरफायरिनोजन हो जाएगा। देखिए, मैं इसको लेकर और फिर आपको समझाती हूँ साइकिल में से, मतलब आपको इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ पाथवे याद होगा ना, तो आप सारी चीज़ें खुद ब खुद याद होंगी। देखें, हमें पता था कि कोप्रोपरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की वजह से होता है हेरिडिटरी कोप्रोपरफायरिया, ठीक है। तो अब देखिए, ये वाला एंजाइम नहीं है, तो इससे ऊपर वाले जितने प्रोडक्ट्स होंगे ना सब एक्यूमुलेट होंगे। तो कोप्रोपरफायरिनोजन 3 एक्यूमुलेट हो जाएगा, 2 यूरोपरफायरिनोजन 3 एक्यूमुलेट होगा, परफोबिलिनोजन होगा, ALA होगा, ये वाली चीज़ें एक्यूमुलेट होने लग जाएंगी। तो ये मुश्किल कोई बात नहीं है। और उसके अलावा ना एक बात और मैं बताना चाहती थी। देखें, हमें पता है कि परफायरिन यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यूरोपरफायरिनोजन 3 से। अब हमें पता है परफायरिन के अंदर ना एबिलिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो परफायरिन करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब। तो वो वाला लेवल जहाँ से परफायरिन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी देखें, अगर कोप्रोपरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है, तो इसमें कोप्रोपरफायरिन 3 एक्यूमुलेट होगा और 2 एक्यूमुलेट होगा। इसमें इन परफायरिया के अंदर हमें फोटो सेंसिटिविटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि ये वाले परफायरिन बॉडी में पड़े हैं, अभी बॉडी के अंदर करेंगे लाइट को एब्जॉर्ब, फिर लाइट को इमिट करेंगे, तो फोटो सेंसिटिविटी दिखेगी जब लाइट फॉल करेगी बॉडी के ऊपर, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर यूरोपरफायरिनोजन सिंथेज की वजह से जो है, अगर एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया है वो यूरोपरफायरिनोजन 1 सिंथेज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो इसके अंदर इसके ऊपर वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, परफोबिलिनोजन और ALA, तो ये तो परफायरेंस नहीं है ना, तो ये कभी भी फोटो सेंसिटिविटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया देखना था हमें, ठीक है, एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया। उससे पहले मैं टेबल को क्लियर करती चलूँ। देखें, हेपाटिक परफायरिया में आते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया, परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। अब एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया होता है यूरोपरफायरिनोजन 1 सिंथेज की वजह से,
परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा जो है वो होता है यूरोपरफायरिनोजन डी कार्बोक्सिलेज की वजह से। हेरिडिटरी कोप्रोपरफायरिया कोप्रोपरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, वेरिगेट परफायरिया प्रोटोपरफायरिनोजन ऑक्सीडेज। फिर उसके बाद जो है इराइथ्रोपोइटिक परफायरिया के अंदर जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं कंजेनाइटल इराइथ्रोपोइटिक परफायरिया, यूरोपरफायरिनोजन 3 कोसिंथेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और प्रोटोपरफायरिया जो कि फेरोचिलेटेज की वजह से होता है। तो ये अब हम समझ चुके हैं कि ये लिवर के अंदर एंजाइम डेफिशिएंट होंगे तो ये वाले परफायरिया होंगे, और अगर इराइथ्रोपोइटिक सेल्स के अंदर हैं तो ये वाले परफायरिया होंगे। और बाकी देखिए इनके जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस है वो सब में यही है, एब्डोमिनल पेन है और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेज हैं। फिर फोटो सेंसिटिविटी भी लिखा हुआ है, तो वो हम लोग परफायरिया के अकॉर्डिंग करेंगे कि वो परफायरिया जो कि परफायरेंस के बनने के बाद वाले एंजाइम्स करवाते हैं तो वो फोटो सेंसिटिविटी करवाएंगे। एब्डोमिनल पेन, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेज, मतलब एब्डोमिनल पेन, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेज तो होंगे ही होंगे सब में, और बाकी जो फोटो सेंसिटिविटी है ये हमें जो है वो फिर हम परफायरिया के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया। तो एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया जो है ये यूरोपरफायरिनोजन 1 सिंथेज एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखें एक एंजाइम हो गया, एंजाइम डेफिशिएंसी पता चल गई। अब उसके बाद एक्सक्रीशन किस किस चीज़ की होती है, इसमें परफोबिलिनोजन की एक्सक्रीशन होती है और डेल अमाइनो लेवुलिनेट की इसमें एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम लोग देख के समझ सकते हैं कि ये यूरोपरफायरिनोजन 1 सिंथेज है ना, ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया। तो इससे ऊपर क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक परफोबिलिनोजन बन रहा है और एक एएलए बन रहा है, तो ये दोनों एक्यूमुलेट होंगे, जो बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि जो है इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन जो होता है ना, जब एयर के साथ एक्सपोज होगा तो बॉडी से निकलने के बाद जब यूरिन को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा तो वो डार्केंड हो जाएगा। ठीक है, और क्यों होता है ये, क्योंकि परफोबिलिनोजन जो है ना वो कन्वर्ट होता है परफोबिलिन में। तो परफोबिलिन जो होता है वो जो है ना जो यूरिन है उसको पिगमेंटेड कर देता है और डार्केंड भी कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं जो रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं कि ह्यूमंस के अंदर आफ्टर प्यूबर्टी जो है पता चलेगा, यानी किसी बच्चे को अगर है ये तो उसको प्यूबर्टी के बाद पता चलेगा कि इस बंदे को ये परफायरिया है, एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया। और डिस्टर्बेंसेस के अंदर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटीज है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस क्यों होंगे, क्योंकि ट्रिप्टोफैन पायरोलेज जो है एंजाइम, मतलब ये मतलब समझा जाता है कि ट्रिप्टोफैन पायरोलेज एंजाइम है ना उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेरोटोनिन वगैरह के लेवल्स कम हो जाते हैं। ये एंजाइम हम फिर वहाँ पे मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं तो सेरोटोनिन वगैरह के मेटाबॉलिज्म में ही काम आता है, तो उनकी फिर लेवल्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लिखा हुआ है सिम्टम्स जो है ना वो अब बता रहे, देखो कि सिम्टम जो है ना वो शदीद कब होते हैं परफायरिया के, एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया के, तब जब हम लोग ड्रग्स देते हैं, वो ड्रग्स जो कि साइटोक्रोम P450 की लेवल्स को कम करवाता है। अब देखें बारबिट्यूरेट्स जो है ना ये हमने पढ़े थे, फिनोबार्बिटल्स वगैरह होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये P450 की मेटाबोलाइज करवाते हैं, जिसकी वजह से फिर साइटोक्रोम P450 की लेवल्स को सही करने के लिए हीम इनकॉर्पोरेशन जरूरी होती है, क्योंकि ये हेमेटोप्रोटीन है। तो हीम के लेवल्स इसमें मतलब इसमें कंज्यूम होंगे, फिर से इसको बनवाने में हीम कम होगी तो हीम बायोसिंथेसिस में जो है ना एंजाइम्स फिर से अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे ताकि हीम बनवाया जाए, लेकिन क्योंकि इस बंदे को तो परफायरिया है तो इसमें हीम कभी भी नहीं बनेगा, तो हीम तो नहीं बनेगा, लेकिन जो परफायरेंस है ना वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे ड्यू टू जो है एंजाइम डेफिशिएंसी विच इज यूरोपरफायरिनोजन 1 सिंथेज, क्योंकि एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया में वही एंजाइम डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो जो है ना इनके अंदर क्या होगा कि बारबिट्यूरेट्स जो है साइटोक्रोम P450 के लेवल्स को कम करवाएंगे, जिसकी वजह से इसके लेवल्स को बढ़ाने के लिए हीम की इसमें इनकॉर्पोरेशन जो हो रही है, हीम के लेवल्स को सही करने के लिए एएलए की एक्टिविटी बढ़ेगी, एएलए सिंथेज की एक्टिविटी, और फिर एएलए सिंथेज की एक्टिविटी बढ़ने से हीम तो नहीं बनेगा, हाँ अलबत्ता परफोबिलिनोजन जो है और एएलए जो है ना इनके लेवल्स जो है बढ़ते जाएंगे और जो है ना ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बता रहे ये पेशेंट जो होते हैं फोटो सेंसिटिव नहीं होते, क्यों, क्योंकि इस लेवल तक परफायरिन की सिंथेसिस हुई ही नहीं होती बॉडी में। परफायरिन तो तब बनता है ना जब यूरोपरफायरिनोजन 3 बनता है, तब परफायरिन बनना स्टार्ट होता है, तो यहाँ कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी, क्योंकि पीबीजी और एएलए जो हैं ये इनको हम परफायरिन में काउंट नहीं करते।
ठीक है, बता रहा है कि क्यों फोटोसेंसिटिव नहीं है, क्योंकि यूरोपरफाइरिनोजन की सिंथेसिस नहीं हुई है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि हम अब इन पेशेंट्स के अंदर हम इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो हमें एएलए की एक्टिविटी को रोकना होगा। और हमें पता है कि एएलए की एक्टिविटी को हम कैसे रोकते हैं, हम फीडबैक इनहिबिशन करवाते हैं उसकी। तो हम हेमेटिन देंगे। हेमेटिन जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हीम का, ठीक है, 3+ स्टेट में यहाँ आयरन होता है, और जब ये हम देंगे तो बॉडी को लगेगा कि हीम आ गया है बॉडी के पास वापस, तो एएलए की फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगी। ठीक है, तो इनहिबिट हो जाएगा एएलए और जो है परफोबिलिनोजन वगैरह की भी। अब यहाँ थोड़ा सा तारीखी पस मंजर बताया हुआ है कि जो इंग्लैंड है उसका जो बादशाह है किंग जॉर्ज 3, उसको भी जो है ये बीमारी थी। ठीक है, और जो है ना, जब अमेरिकन रेजोल्यूशन का वक्त था तो उस वक्त में वो बादशाह हुक्मरानी करता था, उसको ये बीमारी थी और उसकी वजह से उसने कुछ फैसले वगैरह लिए जिसकी वजह से वॉर हुई और अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुई। तो ये सब बता रहे हैं कि बस थोड़ा सा कि अगर वो बादशाह को ये बीमारी ना होती तो कुछ तारीख बदली बदली सी दूसरी होती। फिर है कंजेनाइटल इरेथ्रोपोएटिक परफायरिया। तो ये हम पता है कि इरेथ्रोसाइट के अंदर होता है ये, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है इरेथ्रोपोएटिक परफायरिया। तो परफायरिया इरेथ्रोपोएटिक सिर्फ दो हैं, एक कंजेनाइटल इरेथ्रोपोएटिक परफायरिया जो नाम में आ रहा है, और एक प्रोटोपरफायरिया। अब ये यूरोपरफाइरिनोजन 3 को सिंथेज एंजाइम की डिफेक्ट की वजह से होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि यूरोप जो हमारा स्टेप होता है परफोबिलिनोजन और उसके बाद यूरोपरफाइरिनोजन 3 दोनों बनते हैं, उस दरमियान में यूरोपरफाइरिनोजन 1 सिंथेज भी होता है और को सिंथेज भी होता है। तो कुछ समझते हैं कि इन दोनों के फंक्शनिंग के प्रोपोर्शन के अंदर कुछ तब्दीली की वजह से जो है ये हो जाता है। लेकिन खैर हम बस ये समझते हैं कि यूरोपरफाइरिनोजन 3 को सिंथेज जो है ये एंजाइम डिफेक्ट है, इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब इसके जो है बता रहा है कि ये रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर है क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बता रहा है कि इरेथ्रोपोएटिक टिश्यूज़ के अंदर होता है और इसके अंदर जो है ना यूरोपरफाइरिनोजन 1 और कोप्रोपरफाइरिनोजन 1 जो है ना ये एक्सक्रिएट आउट होते हैं। ठीक है, और ये कन्वर्ट भी हो जाते हैं यूरोपरफाइरिन 1 के अंदर। यूरोपरफाइरिनोजन 1 है तो वो कन्वर्ट होगा यूरोपरफाइरिन 1 के अंदर। ठीक है, और जो है ना कोप्रोपरफाइरिनोजन 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा कोप्रोपरफाइरिन 1 में, और ये रेड पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो पिगमेंटेड अपीयरेंस, और यहाँ फिर फोटो जो है ना उसकी परफायरेंस की फॉर्मेशन होने लग जाती है इस वाले परफायरिया में, तो इस वजह से ये फोटो सेंसिटिविटी भी दिखाते हैं। ठीक है, और जो है इसमें हीमोलाइसिस वगैरह भी हमें देखने को मिलती है। तो रट्टे वाली बातें हैं, और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो तो हम देख ही चुके हैं। फिर उसके बाद है परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। तो इसमें जो है ना ये क्या है कि ये हेपेटिक परफायरिया है। ठीक है, लिवर में एंजाइम डिफेक्ट होने की वजह से होता है और क्यूटेनियसली इफेक्ट करता है ये बॉडी को। फिर है कि जो है ना मोस्ट कॉमन परफायरिया यूजुअली एसोसिएटेड विद लिवर डैमेज। ठीक है, तो लिवर का मोस्ट कॉमन कौन सा है, दैट इज परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। ठीक है, और एल्कोहल कंजप्शन वगैरह और आयरन ओवरलोड की वजह से भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है, उस वो भी इसके रीजन हो सकते हैं। फिर ये है कि इसके अंदर जो है ना डेफिशिएंसी किसकी होती है, यूरोपरफाइरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज की, ये एंजाइम में इसकी डेफिशिएंसी होती है। फिर जो है इसके अंदर हमें जो है यूरोपरफाइरिन 1 और 3 जो है वो, और उसके अलावा परफोबिलिनोजन, इनकी एक्सक्रीशन दिखने को मिलती है। और क्यूटेनियस फोटोसेंसिटिविटी स्किन के अंदर होता है ये सब कुछ। स्किन जो है ना फोटोसेंसिटिव हो जाती है लाइट पड़ने के ऊपर, जो है फोटोसेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं। और उसके अलावा जो है ना लिवर के अंदर फ्लोरेसेंस होता है। देखें, लिवर के अंदर ये परफायरिया है तो जो इसके परफायरेंस होंगे वो लिवर में एक्यूमुलेट होंगे। अब जब लिवर के ऊपर लाइट पड़ेगी ना तो वो परफायरेंस लाइट को एब्जॉर्ब करके देन इमिट करेंगे, तो इसलिए लिवर में फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर हेरिडिटरी कोप्रोपरफायरिया है। इसमें कोप्रोपरफाइरिनोजन ऑक्सीडेज है ना वो एंजाइम डिफेक्टिव होता है, और जो है ना इसकी वजह से कोप्रोपरफाइरिन 3 और इंटरमीडिएट वही पीछे वाले सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो है ना फिर एक्सक्रीट होते हैं यूरिन में और फीसिस में। इनमें पेशेंट्स के अंदर फोटो सेंसिटिविटी भी दिखती है, समझ गए हैं हम लोग। तो फोटो सेंसिटिविटी हमें जो है ना एक्यूट इंटरमीडिएट परफायरिया में दिखेगी, बाकी सब में फोटो सेंसिटिविटी होगी। और इसके अंदर भी ट्रीटमेंट वही होता है, हेमेटिन देंगे हम लोग तो एएलए सिंथेस की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर जो है इन परफायरेंस की एक्यूमुलेशन कम हो जाएगी। फिर वेरीगेट परफायरिया है, तो वेरीगेट परफायरिया के अंदर ये बताया हुआ है कि प्रोटोपरफायरिनोजन ऑक्सीडेज की वजह से होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना प्रोटोपरफायरिन 9 जो है मतलब जो हीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, और इसके अलावा इंटरमीडिएट्स वैसे ही एक्यूमुलेट होते हैं, एक यूरिन में एक्सक्रीशन होती है, और जो है ना यूरिन कलर्ड होता है, फोटो सेंसिटिविटी वगैरह होती है, वही सब लिखा हुआ है। बस इंपॉर्टेंट क्या याद करना है, एंजाइम कौन सा डिफेक्टिव होता है। प्रोटोपरफायरिया जो है तो प्रोटोपरफायरिया में प्रोटोपरफायरिया इराइथ्रोपोएटिक है। ठीक है, और इसमें एंजाइम डेफिशिएंसी होती है फिरोचिलेटेज की। फिरोचिलेटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, और
जो है ना प्रोटोपरफायरिन 9 जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है यूरिन वगैरह, फीसेस वगैरह में एक्सक्रीशन होती है। और रेटिकुलोसाइट्स और स्किन बायोप्सी जो है ना उसमें रेड फ्लोरेसेंस मिलती है। रेटिकुलोसाइट्स में क्यों दिखी है? क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स जो है वो मेच्योर फॉर्म है आरबीसी का, ठीक है। तो यंग आरबीसी वगैरह उनमें ही तो होता है ये परफायरिया, तो उनमें हमें दिखेगी और स्किन वगैरह के अंदर भी दिखेगी। फिर उसके बाद है एक्वायर्ड। अब ये कौन से परफायरिया होते हैं? और एक्वायर्ड हम समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ-कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाते हैं बॉडी में और उसकी वजह से ये परफायरिया हो जाते हैं। जैसे कि हेवी मेटल्स वगैरह, लीड पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, तो लीड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा टॉक्सिक कंपाउंड वगैरह जो होते हैं और हेक्सोक्लोरोबेंजोक्विनोन ड्रग्स वगैरह भी बताए हुए हैं, एएलए डिहाइड्रेटेज मतलब ड्रग्स बताए हुए हैं। तो ये जो एक्वायर्ड परफायरिया है ये ज़्यादातर जो है हेवी मेटल्स वगैरह जैसे लीड हो गया या टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हेक्साक्लोरोबेंजीन आ गया या ड्रग्स हो गए जिसमें ग्रीजोफर्मिन आ गया। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक्वायर्ड परफायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर एंजाइम्स को एल्डिहाइड्रेटेज, यूरोपरफायरिन सिंथेज, फिर चिलेटेज इनको इनहिबिट करके परफायरिया कर देते हैं ये। तो मैं ये परफायरिया वाला हो गया है, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। अब तो सारा हम पढ़ चुके हैं, तो अब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएँगी। तो जो है हमने परफायरिया जो है वो यहाँ से देखना स्टार्ट किए हैं, यहाँ एंजाइम डिफेक्ट आता है। ऐसे नहीं है कि ऊपर वाले एंजाइम डिफेक्ट की वजह से नहीं होते, होते हैं, लेकिन हमारी बुक में मेंशन नहीं है। तो एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया जो है वो यूरोपरफायरिनोजिन 1 सिंथेज़ की वजह से होता है, ठीक है? और इसके अंदर एक्यूमुलेशन होगी परफोबिलिनोजिन की और उसके अलावा एएलए की, और इसमें कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं दिखेगी। और फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस हमें पता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह और जो है कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस वगैरह होंगी। फिर कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक परफायरिया है वो यूरोपरफायरिनोजिन 3 को-सिंथेज़ की वजह से होता है। और इसके अंदर भी जो है एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलती है जिसमें जो है ना यूरोपरफायरिनोजिन 3, कोप्रोपरफायरिनोजिन वगैरह आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर अच्छा याद करने का तरीका ये है कि देखें एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया है ना, वो तो मतलब अपने अलग ही नुमाया है, तो इसलिए वो यूरोपरफायरिनोजिन 1 सिंथेज़ उसको हमेशा याद कर सकते हैं। मतलब अलग-थलग फर्स्ट परफायरिया जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया, फर्स्ट एंजाइम भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक परफायरिया जो है ना, इसको हम सी से याद कर लेंगे। कंजेनाइटल सीओ कंजेनाइटल और कोसिंथेज़, ठीक है? सीओ कोसिंथेज़, तो कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक परफायरिया और यूरोपरफायरिनोजिन 3 कोसिंथेज़, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है फोटो सेंसिटिविटी जो है वो इस परफायरिया से हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर परफायरिन की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद यूरोपरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज की वजह से, अब यहाँ पर भी देखें परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा होता है, ठीक है? तो इसमें भी हम लोग कार्बोक्सिलेज का, डीकार्बोक्सिलेज का सी ले लेंगे और क्यूटेनिया का सी ले लेंगे, तो इस तरीके से हम लोग मैच कर लेंगे। देखिए कंजेनाइटल और कोसिंथेज वो CO हैं और ये कार्बोक्सिलेज में सी आ रहा है और क्यूटेनिया के अंदर देखें सेकंड नंबर वाला है ना, इसमें भी देखें यूरोपरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज सेकंड नंबर वाले के अंदर सी आ रहा है और इसमें भी सेकंड नंबर वाले में सी आ रहा है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कोप्रोपरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज जो है वो हेरिडिटरी ये तो देखें अपना कोप्रोपरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज एक ही एंजाइम है जो कोप्रोपरफायरिनोजिन के नाम से है, और परफायरिया में भी कोप्रोपरफायरिया आ रहा है, तो ये तो अलग-थलग नुमाया अपनी अलग जो है शनाख्त लेकर बैठा है। और फिर वेरीगेट परफायरिया है, तो वेरीगेट परफायरिया को जैसे भी आप याद करें तो वो प्रोटोपरफायरिनोजिन ऑक्सीडेज की वजह से हो रहा है और इसमें ऊपर वाले प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होंगे, डिस्टर्बेंसेस भी वो होंगी जो हमने पढ़ी हैं। और फिर लेटेस्ट प्रोटोपरफायरिया, तो ये मतलब है सारा इजी बहुत। और जो है ना अगर आपने एक दफ़ा याद करना चाहें तो मतलब ऐसे लाइन्स वाइज भी याद कर सकते हैं, जैसे हम एंजाइम के जो ऑर्डर है ना उसी ऑर्डर में कि पहले एक्यूट इंटरमिटेंट परफायरिया आ रहा है, देन कंजेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक परफायरिया आ रहा है, फिर परफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, फिर हेरिडिटरी परफायरिया, ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें ये एंजाइम सीक्वेंस तो वैसे भी याद करनी होती है, तो हम इस सीक्वेंस में भी इसको याद कर सकते हैं।